अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक जो इंटरनल एनर्जी है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इसके नाम से ही जाहिर होता है इंटरनल एनर्जी मतलब अंदरूनी एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एनर्जी पाई जाती होगी उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस वो हमारे पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के मोशन की वजह से पोजेस हो रही हो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की पोजीशन की बेस पर हो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस में मौजूद टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो उस सब्सटेंस के अंदर 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी पाई जा सकती है। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक वाइब्रेशनल और तीसरी जो है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो ट्रांसलेशनल एनर्जी कहलाएगी। और वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसी काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं जब किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उनके अंदर, जो मोशन होगा वो काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब कोई मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद पार्टिकल अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में 3 तरह की हो सकती है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो कि पोजीशन की वजह से होती है वो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है। किसी भी पार्टिकल में मौजूद जो एनर्जी होगी उसके अंदर स्टोर की होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल की। वो भी 3 तरह की है, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी है केमिकल बॉन्ड्स की, एक इंटरनल मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और तीसरी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड जो है वो आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से टाइटली बॉन्ड बनाए हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो सारा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाती है। जब ये एनर्जी आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की वो इंटरनल एनर्जी बनाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका इंटरनल एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सॉलिड में मौजूद मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसके मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उन पार्टिकल्स में मौजूद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से हमें पता है कि उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो प्रेशर जो है ना सिर्फ खुद के ऊपर बल्कि वो जिस कंटेनर में मौजूद होंगे उसकी वाल्स पर भी प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे यू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो शो करते हैं। अब हम जो टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कि किस तरह से फिजिकल स्टेट्स जो हैं, फिजिकल स्टेट्स यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर, उसकी कंडेंसेशन, उसकी इवेपोरेशन, ये सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स में आती हैं जो हमें फिजिकली अपीयर हो रही होती हैं। वो आपस में किस तरह से इंटर कन्वर्ट होती हैं ये कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन जो है डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड इनटू लिक्विड। मेजरली तौर पे हम लोग इसे मेल्टिंग कंसीडर कर रहे होते हैं।
सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना मेल्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। हमें पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं बिकॉज उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती है। कोहेसिव फोर्सेस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को, उस एबिलिटी को जो आपस में उन्हें जोड़े हुए हैं, उसे हम लोग कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इन्हीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से सॉलिड आपस में टाइटली बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप जो है वो फिक्स रहती है। शेप जो है वो फिक्स रहती है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट के हीट का जो है सॉलिड पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हीट जो है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाएगी। हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी सॉलिड पार्टिकल को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस सब्सटेंस के अंदर, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी है, वो उनमें से कोई भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि हमें पता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी पाई जा रही होती है बिकॉज वो टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में कोहेसिव फोर्सेस की बिना पर। तो इसलिए उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, आपस में बहुत तेज़ी से जो है वो वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉलिड सब्सटेंस है उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपनी जो वो फिज़िकल स्टेट है उसकी उसे लीव आउट कर देगा। यहाँ पे अब हम एक टर्म मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है यानी अपनी फिजिकल स्टेट को छोड़कर एक दूसरी स्टेट में जो कि लिक्विड स्टेट है उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आएगा या सॉलिड सब्सटेंस का, तो वो अपनी जो है मेन पोजीशन को लूज़ कर देगा और अपनी अरेंजमेंट भी छोड़ देगा, यानी कि वो अपनी सॉलिड स्टेट को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, सॉलिड स्टेट को लीव कर देगा, छोड़ देगा, लूज़ कर देगा। इस तरह से जो हमारे पास सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो था कि जब किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आएगा तब सॉलिड में क्या चेंजेस आएगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट ना आए और हम फिर उसको मेल्टिंग पॉइंट के बिलो उसे हीट प्रोवाइड करें, तब क्या चेंजिंग आएंगी। तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर तो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और जो उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ करती जाएंगी। डिक्रीज़ होती जाएंगी तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसे मज़ीद हीट जो है प्रोवाइड करते जाएंगे सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपनी सॉलिड स्टेट को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसे हम लोगों ने मेल्टिंग का नाम दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। किस तरह से लिक्विड जो है गैसेस में चेंज होती है। इसे जो है हम लोग मेजरली तौर पे बॉइलिंग का नाम देते हैं। जिस तरह से सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता था तो उसे हमने मेल्टिंग का नाम दिया था, इसी तरह जब लिक्विड गैस फेज में चेंज होंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग का नाम देंगे। लिक्विड मॉलिक्यूल कीप ऑन कमिंग आउट एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी टेम्परेचर पे अपने जो है सरफेस के ऊपर, कमिंग आउट ऑन सरफेस, वो अपने सरफेस के ऊपर आ जाएंगे बिकॉज उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो इंक्रीज करती जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे इसके अंदर हम एक टर्म इवेपोरेशन पढ़ेंगे। इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है गैस फेज में यानी कि वेपर फेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे यानी ऑन हीटिंग, काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज कर जाएगी। मज़ीद हीट प्रोवाइड करने पर जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो भी वीक होती जाएगी, यानी वो भी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो बबल आउट होके सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस पॉइंट पे उनका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जब किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसपे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर का हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसका वेपर फेज जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को यूज़ करते हुए हम लोग लिक्विड को गैस फेज़ में यानी कि वेपर फेज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और इसी तरह से लिक्विड जो है गैस की जो है उनकी इंटर कन्वर्जन हो जाती है, जिसे हम लोग बॉइलिंग कह रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो गैस हैं वो लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। मेजरली तौर पे हम लोग इसे कंडेंसेशन कह रहे होते हैं, कंडेंसेशन। जैसे कि सॉलिड को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था तो बॉइलिंग। ऐसे ही जब हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में हम लोग इसे हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब हीट प्रोवाइड हम इसे नहीं करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। अट्रैक्शन की फोर्सेस इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में करीब करीब आते जाएंगे एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन गैस मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ जाएंगे तो उनकी जो गैशियस स्टेट है वो ख़त्म होती जाएगी और वो लिक्विड फेज में आना शुरू कर देंगी। कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है हमें यही बताता है कि जो गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसे कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे। मेजरली तौर पे कांस्टेंट जो है टेम्परेचर को रखते हुए जब गैस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ये एक तरह से कूलिंग का प्रोसेस भी हम लोग इसे कह रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, और लो टेम्परेचर पे ही हमारे पास जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और वो अपनी स्टेट को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंटरनल एनर्जी और इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट देन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।